नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे और मैं हूं आशीष सिन्हा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दोहा में हुए यह सीज फायर समझौता सिर्फ एक युद्ध विराम नहीं है, बल्कि राजनीति के कई छिपे हुए मायने से भरा हुआ है। कतर और तुर्की की मध्यस्थता में बना यह करार पाकिस्तान की कूटनीतिक मजबूरी और अफगानिस्तान की रणनीतिक चाल दोनों को उजागर करता है। इस्लामाबाद को अपने ही बनाए आतंकी संगठनों की आग अब अपनी ही जमीन पर महसूस होने लगी है। टीटीपी लगातार हमले कर रहा है और अफगान तालिबान पर पाकिस्तान दबाव अब असर नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ काबुल की सरकार खुद को एक स्वतंत्र इस्लामिक ताकत के रूप में पेश करना चाहती है और पाकिस्तान की दखल अंदाजी से नाराज है। ऐसे में यह सीज फायर दोनों देशों के बीच तनाव को अस्थायी तौर पर तो कम कर सकता है, लेकिन राजनीति का विश्वास अब भी गहराई तक मौजूद है। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि क्या यह युद्ध विराम जो है यह टिकेगा? क्या तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और अफगान तालिबान के बीच पनप रहा अविश्वास इस समझौते को फिर से तहस नहस नहीं करेगा? कतर ने इसे कूटनीतिक जीत कहा है, मगर जमीनी हकीकत अब भी बारूद की बू से भरी हुई है। दोनों देशों ने फॉलोअप मीटिंग पर भी सहमति जता दी है, लेकिन विश्लेषक मानते हैं कि अगर सीमा पार हमले बंद नहीं हुए तो यह सीज फायर भी सिर्फ एक कागजी शांति साबित होगा। दोहा की मेज पर हुई यह डील अब इस बात की परीक्षा है कि क्या काबुल और इस्लामाबाद वाकई स्थायी शांति चाहते हैं या फिर सिर्फ यह एक रणनीतिक ठहराव है। इसी पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन आपको कतर की भूमिका के बारे में बताना समझाना बेहद जरूरी है कि मिडिल ईस्ट में जब भी कोई अशांति होती है, जब भी कहीं युद्ध छिड़ता है, तो कतर क्यों खलीफा के तौर पर या मध्यस्थ के तौर पर जो है वो उभर कर सामने आता है। अब इस बात को समझिए, दोहा वो जगह है जहां पर अमेरिका और तालिबान के बीच 2020 में समझौता हुआ था, जिसमें यह शर्त रखी गई थी कि तालिबान आतंकवाद को पूरी तरीके से छोड़ देगा। ओसामा बिन लादेन का जो संगठन था उसको भी किसी भी तरह से पनपने नहीं देगा। और इन शर्तों के बाद 2021 में अमेरिका की जो सेना थी वो अफगानिस्तान छोड़कर निकल जाती है, जिसके बाद तालिबान हुकूमत में आता है। अब समझिए कि अब कतर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो तनाव हुआ है उसमें मध्यस्थ की भूमिका में आता है। दोनों देशों के प्रमुखों को बुलाता है और बातचीत करता है। तो दोनों देशों ने कतर के प्रयासों की सराहना की है। अब एक बड़ी दिक्कत यही थी कि दोनों ही इस्लामिक कंट्री हैं, लिहाजा मिडिल ईस्ट में कोई भी इस्लामिक कंट्री किसी एक इस्लामिक कंट्री का अगर साथ देती है तो दूसरी इस्लामिक कंट्री नाराज हो जाएगी। अब अगले ग्राफिक से आप समझिए कि सीमा पर शांति और स्थिरता बहाल करने का जो एक लक्ष्य रखा गया है वो इस समझौते में साइन किया गया है। समझौते में इस बात पर भी सहमति जताई गई है कि समय समय पर रिव्यू जो मीटिंग होगी वो की जाएगी। आप समझिए, कतर में कूटनीतिक की मेज पर दुनिया की नजरें थी और इस मेज से वही निकला जो दुनिया उम्मीद कर रही थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीज फायर हो गया। संघर्षों में शांति का एक नया केंद्र जो है वो दोहा बना है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मिडिल ईस्ट में इससे पहले जो भी संघर्ष हुए हैं वो समझौते की टेबल पर दोहा में ही आए हैं। केवल इजराइल और हमास का जो समझौता था वो मिस्र के काहिरा में हुआ, क्योंकि इजराइल ने कतर में हमला किया था, वो भी उस जगह पर जहां पर हमास का प्रमुख था। अब आपको अगला ग्राफिक्स दिखाते हैं कि दोहा की बैठक शांति या जंग का फैसला। यह सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं रुका तो तनाव जो है वो और बढ़ेगा। हमने 48 घंटों का सीज फायर भी देखा था, लेकिन उन सीज फायर की जब डेडलाइन बढ़ाई गई तो पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में बमबारी कर दी गई। 3 पाकिस्तान के क्रिकेटरों की मौत हो जाती है, कुल 13 लोगों की मौत हुई। अब समझिए कि सीमा पार हमले जारी रहे तो शांति असंभव है, और अगर इसी तरह की जो झड़पें हैं वो लगातार होती रही तो शांति के प्रयास अधूरे साबित होंगे। वार्ता की सफलता पाकिस्तान के रवैये पर निर्भर है। आज की तारीख में शांति समझौता तो हो गया, लेकिन ये सब कुछ पाकिस्तान के रवैये पर निर्भर करता है।
कि पाकिस्तान इसको लेकर सोचता क्या है। क्या पाकिस्तान वाकई इस अस्थायी शांति समझौते को या फिर सीज फायर को मानेगा? तो पाकिस्तान अपने सैन्य कदम का क्या कूटनीति से जोड़ेगा? यह एक बड़ा सवाल है कि इसको किस तरीके से पाकिस्तान आगे लेकर जाता है। वार्ता असफल हुई तो हिंसा के नए दौर की आशंका है। वार्ता हालांकि सफल हो गई है, लेकिन इस लाइन के मायने यह है कि अगर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता तो फिर एक बड़ी अशांति जो है वो मिडिल ईस्ट में फैलेगी। सरहद पर तनाव और दोहा में उम्मीदों की ये आखिरी डोर थी। इस डोर को दोनों ने थामा जरूर है, लेकिन कब तक थामे रहेंगे ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब भविष्य में ही मिलेगा। अब आपको अगला ग्राफिक्स दिखाते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो हैं वो वार्ता में शामिल हुए। अब अगला ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। तनाव नहीं, स्थिरता चाहता है इस्लामाबाद। ये वही इस्लामाबाद है जिसने अफगानिस्तान में बम गिराए। सीज फायर को जब एक्सटेंड किया गया तो अफगानिस्तान में ये पाकिस्तान बम गिराता है और स्थिरता की बात करता है। आगे समझिए। अफगान तालिबान टीटीपी और बीएलए पर कड़ी कार्रवाई करें। हालांकि अफगानिस्तान की तरफ से यह साफ कह दिया गया है कि टीटीपी का कोई भी मुखिया इस समय अफगानिस्तान में नहीं है। बीएलए से अफगानिस्तान का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये अपने भीतर ये जो हमले हो रहे हैं टीटीपी और बीएलए के, उनका दोष वो अफगानिस्तान की हुकूमत पर मड़ रहा है। अब समझिए, अफगानिस्तान से रक्षा मंत्री जो है मुल्ला याकूब की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल दोहा जाता है, जहां पर इन दोनों के बीच में सहमति होती है, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, कि चलो अब सीज फायर हो गया है। अगला समझिए। अफगान प्रवक्ता जबीबुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान ने हमारी संप्रभुता जो है वो तोड़ी है। पाकिस्तान हमारे हवाई क्षेत्र में आया, पाकिस्तान ने बम गिराए। अब सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान क्या इस सीज फायर के समझौते के बाद, इस शांति प्रस्ताव के बाद अपनी नापाक हरकतों से बाज आएगा? अब अगला ग्राफिक समझिए। सीज फायर नहीं मान रहा पाकिस्तान। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब 48 घंटे के सीज फायर को एक्सटेंड किया गया था तब पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में हवाई हमले किए गए। यह पाकिस्तान की ओर से इशारा था। 48 घंटे का त्रिपक्षीय जो समझौता था वो किया गया था, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने इसको वायलेट किया था। इसलिए दोहा में जो शांति समझौता हुआ है उस पर भी सवालिया निशान इसलिए उठ रहे हैं कि क्या वाकई ये स्थायी तौर पर रहेगा। अगला ग्राफिक्स देखिए आप। सीमावर्ती क्षेत्रों में थोड़ी शांति जरूर आई है, लेकिन झड़पे की जो खबर है वो लगातार हो रही है। सवाल यह भी है कि क्या टीटीपी के हमले रुकेंगे? और पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक ने समझौता तोड़ दिया था। आपको ध्यान में होगा कि 48 घंटों का जो समझौता था वो पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक ने तोड़ दिया था। सियासत और सैन्य कार्रवाई का पाकिस्तान में पूरी तरीके से मेल चल रहा है। एक तरफ सीज फायर के समझौते को 48 घंटे से एक्सटेंड किया जाता है, बाद में उस समझौते को रद्द कर दिया जाता है। सीज फायर टूटने से क्षेत्र में नई सुरक्षा जो चुनौती है वो उभर कर सामने आई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस चुनौती पर फिलहाल विराम लगा है। अब अपने सहयोगी, अपने खास मेहमानों के साथ इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे। आपको हमारे मेहमान भी टीवी स्क्रीन पर दिखेंगे, जिनके साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि दोहा में ये जो समझौता हुआ, इस समझौते के मायने क्या हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जी हैं। अनुज माथुर सर, जय हिंद। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं। यूके देवनाथ जी, जय हिंद। और हमारे साथ हुसैन जावेद साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के। आप सभी का स्वागत है। और आज शुरुआत में हुसैन जावेद साहब आपके साथ करूंगा। हुसैन जावेद साहब, ये जो समझौता हुआ है दोहा में, क्या लगता है कि ये समझौता जो अस्थायी हुआ है ये स्थायी तौर पर आगे चल पाएगा? जी आशीष, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, एक हफ्ते के मतलब सख्त टाइम के बाद एक अच्छी खबर आज संडे की सुबह हमने सुनी है कि दोहा के अंदर जो टॉक्स हुई हैं, जो आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि एक तरफ हमारे ख्वाजा आसिफ साहब थे और एक तरफ मुल्ला याकूब साहब थे, तो सबके पास अपने अपने एजेंडे थे। सबको पता था कि उन्होंने टेबल पे क्या बात करनी है
और कई बातें इस तरह की टॉक से पहले तय हो भी जाती हैं, ताकि जब दो जो हैं लोग वो इस तरह से मिले तो कई चीजें जो है वो आपस में तय भी हो जाए। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी आगाज है, ये एक अच्छा आगाज है। और जो आपने कहा है कि दोनों ने इस बात पे इत्तेफाक भी किया कि हमें एक दूसरे की सरहदों का एहतराम करना होगा, और सबसे बढ़ के हमने अपने कंसर्न उठाए उनके साथ कि अफगान हुकूमत से हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और इस पे अफगानिस्तान ने भी इत्तेफाक किया। ऑब्वियसली अफगानिस्तान के अपने कंसर्न्स हैं, उन पर भी इसमें बात हुई है। और अच्छी बात है कि ये सिलसिला एक्सटेंड हो गया। अब जो नेक्स्ट इनका जो होगा राउंड ऑफ टॉक वो इस्तांबुल में होगा 25 अक्टूबर को। तो मैं समझता हूँ अच्छी शुरुआत हो चुकी है। और लेकिन जब दोनों मुल्कों हुसैन के जावेद साहब, जो सवाल तो यह भी उठता है ना कि जब पिछली बार जो 48 घंटे का सीज फायर था जिससे बढ़ाया गया, उसके बाद भी तो पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक जो है वो अफगानिस्तान में की गई। देखें आशीष, फर्क पड़ता है कि आप देखें ना कि दोनों अतराफ से जो लोग मिले हैं वो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, तो इनकी अपनी अहमियत होती है। अब हम इनको ये नहीं कह सकते कि जूनियर लेवल के अफसरान हैं वो मिले हैं, उन्होंने आपस में इस तरह की बात की, तो मामला आगे जा रहा है। और इसमें एक तरह की पॉजिटिविटी भी आ रही है। और मत भूलें, ये आपने अपने इंट्रो में भी कहा है और ये हकीकत भी है, इसमें कतर ऑन बोर्ड है। उनका हम जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। उनका हमेशा एक कंसर्न रहता है इस्लामी दुनिया के हवाले से कि इनके दरमियान इख्तलाफात को जितना पाटा जाए उतना अच्छा होगा। और उसमें तुर्की का भी रोल बहुत अच्छा। और एक चीज मैं ऐड करूंगा, इसमें जो मलेशिया के पीएम हैं अनवर अजीज साहब, उनका भी बहुत ही पॉजिटिव रोल है। उन्होंने भी आगे बढ़ के कहा है कि अगर किसी भी स्टेज पे हमारी इमदाद की जरूरत पड़ती है कि हम आपके लिए एक ऐसा माहौल बनाए, एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाए जहां पे काबुल इस्लामाबाद बात करें, तो हम भी हाजिर हैं। तो मैं समझता हूँ प्रॉब्लम है, हम ये इसमें आज कह नहीं सकते हैं कि बिल्कुल सरहदों पर अमन हो जाएगा, तमाम जो मसाइल हैं वो खत्म हो जाएंगे और जो टेंशन है उसमें कमी आएगी। वो आहिस्ता आहिस्ता वो एक आहिस्ता आहिस्ता का अमल होता है। लेकिन अगर एक अच्छी शुरुआत हो जाए तो ये भी अक्सर कहा जाता है कि आपने आधा काम कर लिया। तो हमें आई थिंक पॉजिटिविटी के साथ इसको आगे लेकर चलना ठीक। चाहिए। और अगली निगाह जो होगी वो 25 अक्टूबर पे होंगी। एजेंडा अब खुल रहा है आगे कि हमारे कंसर्न्स क्या है, अफगानिस्तान के क्या है, और टेबल पे चीजें तय हो ही जाती हैं। ठीक है, मेजर जनरल अनुज माथुर सर से एक रिएक्शन लूंगा। अनुज माथुर जी, आपको क्या ये जो आज कल देर रात जो ये समझौता हुआ, ये अस्थायी शांति की ओर जाता हुआ दिख रहा है या एक महज राजनीतिक दिखावे की तरफ ये जाता हुआ दिख रहा है? आशीष, जय हिंद। सबसे जय। पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये हमको ये इसको वेलकम करना चाहिए। कोई भी अपने पूरे रीजन में, इनफैक्ट पूरे ग्लोब में कहीं भी कोई भी शांति की वार्ता होती है या एक दो कदम शांति की ओर बढ़ते हैं, उनको हमें बहुत पॉजिटिवली और बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कि हुसैन जावेद साहब कह रहे हैं, उस तरीके से इसको लेने की आवश्यकता है। अब आपका प्रश्न देखिए, मुझे जो नजर आ रहा है वो ये है कि ये रक्षा मंत्रियों के स्तर पर ये बातचीत हो गई है, लेकिन इसको ग्राउंड पे ट्रांसलेट करना इतना आसान काम नहीं होगा। देखिए, जिस प्रकार से वहां पर जो मूल जो समस्याएं हैं, आप जब तक उन मूल समस्याओं का निदान नहीं ढूंढेंगे, तब तक पहली बात तो आपको वो समस्या को मानना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि डूरंड लाइन एक बहुत बड़ी समस्या है, और डूरंड लाइन का जो इतिहास रहा है वो हम सब जानते हैं। तो उसके ऊपर जब तक सकारात्मक बातचीत नहीं होगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि इसका कोई आगे ये बहुत परमानेंट एवरलास्टिंग पीस होने वाली है। दूसरी चीज ये होती है कि जिस प्रकार से टीटीपी के लड़ाके हैं, या जिनको आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं, वो क्या उन पे इसका कितना असर होगा? क्या वो टीटीपी अपना पूरा काम जो हमले कर रहे हैं, या जिस प्रकार से वो पाकिस्तान की नहीं, लेकिन अनुज माथुर सर, क्षमा चाहता हूं आपको रोकते हुए, आप टीटीपी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो यह है, जब अफगानिस्तान की हुकूमत यह कहती है कि टीटीपी से उनका कोई वास्ता नहीं, तो इस समझौते में टीटीपी आता कहां है? कहीं नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझौते में टीटीपी नहीं आता, लेकिन इस समझौते को डीरेल करने में टीटीपी का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। वो डीरेल कैसे करेंगे? क्या होगा कि टीटीपी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कहते हैं कि भाई ना हम अफगानिस्तान में हैं ना हम यहां पर हैं। वो अगर लगातार हमले, आप मुझे बताएं आशीष कि ये हमला जो एयर स्ट्राइक्स किए पाकिस्तान ने क्यों किए गए? वो इसीलिए किए गए कि उससे कुछ दिन पहले टीटीपी ने मीर अली में पाकिस्तान की सेना के काफिले पर या सेना के चौकी पर हमला किया। उसकी वजह से पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया। तो मेरा यह मानना है
कि टीटीपी का भले ही इनके साथ डायरेक्ट वास्ता ना हो, लेकिन टीटीपी एक बहुत बड़ा फैक्टर इस पूरे प्रोसेस को डीरेल करने के लिए हो सकता है। नहीं, और लेकिन मुझे मेजर लगता है, अनुज माथुर जी, आप कह रहे हैं कि मीर अली का आपने जिक्र किया, उसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें उसने पहली बात तो ये कही कि वो जिंदा है, यानी जो काबुल पे एयर स्ट्राइक की गई थी उसमें वो मरा नहीं, और दूसरी बात जो उसने कही कि वो खैबर पख्तूनख्वा में है, यानी वो अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही है। मैं आशीष उस मीर अली की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अच्छा अच्छा। मीर अली मेरे ख्याल से एक जगह है पाकिस्तान में जहां पर पाकिस्तान की एक सैन्य चौकी है, और उस चौकी पे जब हमला किया था और जहां पर 7 या 12 सैनिक उन्होंने मार दिए थे और बहुत सारे वो हुए थे, मैं आपको जो इस एयर स्ट्राइक की शुरुआत की वजह है वो बताने का प्रयास कर रहा हूं। और उस पे जब हमला हुआ, इनके सैनिक हुए, हो सकता है नाम थोड़ा बहुत कुछ हो, लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है वो यही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब तक जो लोग ग्राउंड पर हैं वो लोग इस बात को नहीं समझेंगे और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार पूरी तरह से तत्पर नहीं हो जाएंगे, तब तक स्थायी शांति मुझे मुश्किल लग रही है। मेरा अगर एक सेंटेंस में या एक एक्सप्रेशन में मेरा आप इसको दे तो ये एक शॉर्ट अनस्टेबल सीज फायर मुझे नजर आ रहा है, लेकिन वेलकम है, अच्छी बात है, सीज फायर की बातचीत चली है। अब मैं दूसरी बात आपको बताता हूं कि जो भाषा पाकिस्तान के कुछ लीडर और हुक्मरान और कुछ इनके जो मौलाना क्या फील्ड मार्शल मुनीर कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को ये नहीं करना चाहिए, भारत पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी से, यही ये लाइन जो है वो डायरेक्टली इंडिया के जो इंडिया कहता रहा है उससे जो क्यों उठा ली गई है। और नहीं नहीं, कल तो अनुज माथुर साहब ख्वाजा आसिफ का एक बयान भी आया जिसमें उन्होंने कहा है कि तालिबान की जो हुकूमत है अफगानिस्तान में वो भारत के इशारे पर काम कर रही है, सीधा सीधा आरोप भारत पे लगा दिया जा रहा है। अब मेरा ये मानना है कि जब तक आप अपने आपसी मसलों के का किसी और को जिम्मेदार ठहराना बंद नहीं करेंगे, आप उसका कैसे उसका हल ढूंढ सकते हैं। अगर आप यूं कह देंगे कि हमारी जो समस्या डोरेंट लाइन पे है या पूरे 2611 किलोमीटर के बॉर्डर पे अफगानिस्तान के साथ है, उसके लिए भारत जिम्मेवार है, तो फिर आप अपना सॉल्यूशन ढूंढेंगे ही नहीं, कहां से आपको पता पड़ेगा हर बात। तो मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान को भी इस बात को समझना पड़ेगा। ये तमाम जितने भी हैं, चाहे वो अफगान तालिबान हो या टीटीपी हो, ये पाकिस्तान ने स्वयं, कल अगर आपको याद हो तो आप ही के चैनल पे ये बात हुई थी कि कल ये उन्होंने स्वयं इन ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा किया है, ट्रेन किया है, इनको इंडोक्ट्रिनेट किया है, इनको इतना जज्बाती बनाया है, हार्ड कोर इन्होंने इनको टेररिस्ट वो बनाया। उसकी वजह आज वही संगठन उठ करके उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि जब तक आप इसके मूल में नहीं जाएंगे, ये कॉल पाकिस्तान को लेना है कि पाकिस्तान जब आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करेगा, पाकिस्तान जब आतंकवाद को पनपाना बंद करेगा, तब ही जाकर के पाकिस्तान का अपना आतंकवाद खत्म होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, चाहे वो टीटीपी हो या जैश ए मोहम्मद हो या लश्कर ए तैयबा हो या हिजबुल मुजाहिदीन हो, वो तमाम जब इकट्ठे एक पलड़े में रख करके नहीं देखे जाएंगे, तब तक रीजनल शांति होने की संभावना मुझे कम लगती है। और इसी लाइट में मैं ये बार बार कह रहा हूं कि फ्रेजिलिटी जो इस सीज फायर की है वो मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। उसकी वजह यही है कि इसको बातचीत करने वाले कुछ लोग हैं और इसको डिरेल करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूके देवनाथ जी से भी एक रिएक्शन ले लेता हूं। यूके देवनाथ जी, आपको कहां ये स्थायी समझौता के तौर पर जाता हुआ दिख रहा है या समझौता अस्थायी तौर पर ही आपको लग रहा है कि ये रहेगा? आशीष जी, दुनिया में जब भी कोई समझौता होता है दो सॉवरेन कंट्रीज के बीच में, तो ट्रस्ट फैक्टर होता है, एक दूसरे पर यकीन करने की भावना होनी चाहिए, और फिर वो समझौता जो है थोड़ा सा स्थायी होता है। जैसे जैसे समय गुजरता है वो थोड़ा सा स्थायी से ज्यादा स्थायी हो जाता है। यकीन फैक्टर कौन बीच में लाता है, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। अभी मलेशिया के इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही थी, कतार तो है ही, तुर्की भी इन्वॉल्व है। तो बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं इसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होंगे। मलेशिया की बात सुनेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान, हाँ। तुर्की की बात सुनेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान,
डेफिनेटली पाकिस्तान तो सुनेगा ही कुछ हद तक। कतार की बात सुनेंगे, डेफिनेटली सुनेंगे। कतार का इन्फ्लुएंस इसलिए बहुत बड़ा हो जाता है कि दोनों ही मुल्क कतार से काफी हद तक फाइनेंशियल हेल्प लेते हैं। अब होता यह है कि किसी भी सीज फायर में दो चीजें होती हैं। आकलन ये करना पड़ता है कि वह क्या मांग रहे हैं और हम क्या मांग रहे हैं। जाहिर बात है इस युद्ध की सबसे बड़ी वजह पिछले सैकड़ों सालों से या दशकों से है डूरंड लाइन। डूरंड लाइन जो है पुराने जमाने में जैसा होता था कि एक मान लिया जाता कि उस तरफ वह है, इस तरफ हम हैं, नक्शा नाम की चीज नहीं होती थी। गांव के लोग कह लेते थे ठीक है ठीक है। कैसे नक्शा बनना शुरू हुआ कि जब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमारे पास 1750 1760 के आसपास आया तो पहली बार नक्शे में लाइन बननी शुरू हुई। तो ब्रिटिश लोगों ने जब सर्वे किया, ये हम कहते हैं कि डूरंड लाइन बना है 1893 में, लेकिन जो दिक्कत ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को इन फार फ्लंग एरिया में आ रही थी वो उसके 100 साल पहले से ही आ रही थी। तो ब्रिटिश लोगों ने एक बड़ा अच्छा तरीका निकाला। वो हर गांव में जाके देखते थे कि ये रेवेन्यू रिकॉर्ड क्या बोलता है, कौन किस देश को नजराना पेश करता है। एक तरीका था ट्रेडिशनल पुराने जमाने में कि गांव वाले छोटे छोटे जमींदार, बड़े बड़े जमींदार हर साल को एक बार एक थाल के अंदर हीरे मोती जवाहरात रख के, कुछ नहीं है तो इस गांव की जो पैदावार होती थी, अनाज होती थी, वो रख के बैलगाड़ियों में या तो इस तरफ के मुल्क के खजाने में जमा करते थे, रेवेन्यू रिकॉर्ड होता था, या उस तरफ के मुल्क के खजाने में जमा करते थे। तो इससे ब्रिटिश ने एक रफ लाइन ड्रॉ कर दी कि भाई यहाँ के जो गांव के जो, समझिए जैसे आज सरपंच हैं या आज भी हम गांव की तरफ जाएं तो जमींदारों का बड़ा रोल होता है कि वो किस तरफ झुका हुआ है। तो इस तरह से डूरंड लाइन, ये कहना कि बस अंग्रेजों ने विस्की का पैग लगाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी, एकदम सही नहीं है। कुछ हद तक उन्होंने रिसर्च किया था। देखिए ब्रिटिश जहां भी जाते थे, मैं एक शब्द होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अंग्रेजों में उस जमाने में बहुत एक गहरा साइंस होता था एंथ्रोपोलॉजिस्ट। वो किसी भी जगह जाकर उनकी जो डीएनए है उसको स्टडी करते थे, उनके सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी करते थे, देखते थे ये लोग किस तरफ शादियां करते हैं। तो एक बहुत बड़ी इनपुट होती थी कि इस गांव के लोग शादियों के लिए अपनी बहू या अपना दामाद किस तरफ से खींचते हैं। तो उन्होंने ये सब करके डूरंड लाइन बनाया। अब क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को क्या करना चाहिए। देखिए मैं थोड़ा ऐसे बात कर रहा हूं, लड़ रहे हैं वो तो ठीक है, मैं भी एयरफोर्स में था, ऊपर से हुक्म आया। कई देशों में एयरफोर्स सरकार का कहना मानती है, कई देशों में एयरफोर्स सरकार का कहना नहीं भी मानती है। कई देशों में बॉम्बिंग का जो डिसीजन है वो एयरफोर्स खुद ही ले लेती है, आर्मी खुद ही ले लेती है। कई देशों में तब तक आर्मी या एयरफोर्स बॉम्बिंग या तोप नहीं चलाती है जब तक कि ऊपर की तरफ से आदेश ना आ जाए। मैच्योर डेमोक्रेसीज में कोई भी आर्मी एयरफोर्स को तब तक फायर खोलने की इजाजत नहीं होती है। मैच्योर डेमोक्रेसीज की बात कर रहा हूं। देखिए कुछ देश जो है वो नेशनलिस्ट भावनाओं को, राष्ट्रीय भावनाओं को ऐसा भड़का देते हैं कि जो भी है। तो मैच्योर डेमोक्रेसीज में फायर तभी खोला जाता है जब सिविलियन कंट्रोल से हुक्म आती है, क्लियरेंस आती है। अब अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है तो वो हुक्म 1 घंटे के अंदर ही आ जाता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन सबसे नीचे से सबसे ऊपर तक सिविलियन कंट्रोल तक खुला है, 1 घंटे में फायर खोलने का आदेश आ जाता है। लेकिन जहां कंफ्यूजन है वहां पे वो आदेश आने में 6 घंटे 8 घंटे लग जाते हैं। क्योंकि मैं ये सब देख चुका हूं ऑन ग्राउंड। मैंने खुद ड्राइंग पिन लगाई है मैप पर, 1 मिलियन मैप, 500,000 मैप, 1/4 इंच मैप, 1:50,000 मैप। मैंने खुद ड्राइंग पिन लगाकर काम किया है इन मुद्दों पर। मैंने खुद हरे वाले और सैफरॉन वाले ड्राइंग पिन लगाए हैं, इसलिए मेरे तजुर्बे से बात कर रहा हूं। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान को करना क्या चाहिए। देखिए शुरुआती है, अफगानिस्तान वाले बोल रहे हैं कि डूरंड लाइन इस तरफ होनी चाहिए, पाकिस्तान की तरफ, ड्रॉ करो। पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि डूरंड लाइन जो है वो उस तरफ है अफगानिस्तान के अंदर, ड्रॉ करो। और बातचीत की शुरुआत नक्शे से होती है कि दोनों लाइन, पाकिस्तान बोल रहा है डूरंड लाइन उस तरफ है अफगानिस्तान की तरफ, अफगानिस्तान बोल रहा है कि नहीं डूरंड लाइन यानी उनका जो इन्फ्लुएंस का इलाका है वो इस तरफ है।
दोनों लाइन को ड्रॉ करने के बाद बीच वाले एरिया को एक बेल्ट बन जाती है, जो कि अमूमन 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर चौड़ी होती है, और जाहिर बात है इस केस में 2600 किलोमीटर लंबी होगी। उसको नो मैन्स लैंड डिक्लेयर कर दिया जाता है। उभय पक्ष कहता है कि मेरी फौज इस एरिया में नहीं जाएगी, तुम्हारी फौज इस एरिया में नहीं आएगी। ठीक है, सोशल एमलगेशन है जो है, शादियां, नौकरियां, जॉब्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होते रहेंगे, लेकिन फौज नहीं जाएगी। अगर जाएगी, चोरी होती है, डकैती होती है, रेप होती है, कौन जाएगा? सिविल पुलिस सिर्फ लाठी और डंडा लेके जाएगी, यानी आर्म्ड फोर्सेस नहीं जाएंगे। तो इस तरह से अफगानिस्तान पाकिस्तान को वो जो डूरन लाइन के बारे में एम्बिग्यूटी है, 2600 किलोमीटर लंबी, उसमें ड्रॉ कीजिए एक 10, कहीं पे वो महज 10 किलोमीटर चौड़ी होगी, कहीं पे 50 किलोमीटर चौड़ी होगी। उसको नो मैन लैंड डिक्लेयर करना चाहिए। ये शुरुआत होगी सिंसियर, ऑनेस्ट शांति की दोनों के देशों के बीच में। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये दोनों देश आपस में अगले 300 साल तक लड़ते रहेंगे। जी आशीष, और हासिल कुछ भी नहीं होगा। संजीव श्रीवास्तव जी के से भी समझना होगा कि ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अस्थायी अभी जो शांति समझौता हुआ है, क्या वो स्थायी रूप में तब्दील हो पाएगा कि नहीं? क्या टीटीपी के हमले रुकेंगे? अब सवाल ये भी उठता है कि अगर टीटीपी के हमले पाकिस्तान में लगातार होते हैं तो फिर इस शांति समझौते का भविष्य क्या होगा? संजीव सर, आपको इस शांति समझौते का भविष्य क्या नजर आ रहा है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो इश्यूज हैं वो बेहद गहरे हैं, और डूरन लाइन का जो पूरा विषय है ये जाहिर है कि बहुत ही विवादित है, और जो ट्रस्ट का जो डेफिसिट है, जो विश्वास का जो संकट है, वो भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बहुत गहरा है। और उसका कारण बहुत स्पष्ट है, जैसा कि माथुर सर ने कहा कि ये जो पूरी सिचुएशन है वो पाकिस्तान का ही क्रिएशन है। पाकिस्तान ने जो अपनी पश्तून आबादी के विरुद्ध भी जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिखाया, जैसा कि वो बलूचों के खिलाफ भी और सिंधियों के खिलाफ भी, और हमारे जो कश्मीरी हैं भाई बहन, उनके खिलाफ भी जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिखाते हैं, पाकिस्तान के जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो हुक्मरान हैं, उसकी वजह से पश्तून आबादी के अंदर भी अनेक तरीके की आशंकाएं रहती हैं, अनेक तरीके के उनके अंदर जो असुरक्षाएं रहती हैं, भय रहते हैं। और जो डूरन लाइन पर जो पाकिस्तान के द्वारा बाड़ लगाने का जो काम किया गया, 2600 किलोमीटर की ये जो पूरी सीमा है, जाहिर है कि इस पे तेज गति से तालिबान के काबुल की सत्ता में आने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के जो हुक्मरानों ने तेज गति से बाड़ लगाने का काम किया। लेकिन ये जो पश्तूनों की जो आबादी है वो इस बाड़ लगाने के काम को पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा एक डिवाइड एंड रूल को करने की साजिश के तहत देखती है। ये जो पश्तून आबादी है वो ये मानती है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो पश्तून हैं उनको बांटने का जो काम है वो इस डूरन लाइन पर बाड़ लगाने के माध्यम से पाकिस्तान कर रहा है, और जिसको कि तालिबान भी रेसिस्ट करता है। अनेक जगहों पर झड़पें हुई हैं। जब तालिबान काबुल की सत्ता पर काबिज हो गया तो जाहिर है कि तालिबान के जो सैनिक हैं उनकी पाकिस्तान के सैनिकों के साथ बाड़ लगाने को लेकर के अनेकों झड़पें हुई। इसमें दोनों ही पक्षों की तरफ से अनेक सैनिक मारे गए। और वहीं जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, जाहिर है कि वो अमेरिका और नेटो की फोर्सेस जब वहां से चली गई तो वो जेलों से जो टीटीपी के जो आतंकी वहां बंद थे वो सब आजाद हो गए, और उन्होंने जाहिर है कि अपना पुराना जो मंसूबा है कि वो पूरे पाकिस्तान का भी तालिबानाइजेशन करेंगे, और खैबर पख्तूनख्वा ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में अपना शासन स्थापित करेंगे। इस तरीके के मंसूबे के साथ वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ बढ़ गए और उन्होंने बड़े हमले शुरू कर दिए। तो ये देखिए आशीष जी कि ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं वो एक तरफ तो काबुल की सत्ता पर तालिबान को बिठाने के लिए सारी ताकत भी लगा रहे थे, और अपनी मिलिट्री को भेज करके अपने DGI-SI को काबुल में बिठा करके वो पंजशीर के ऑपरेशन को सुपरवाइज करने के लिए वहां बैठे हुए थे, और वहीं यहाँ पर ये सीमा पर बाड़ भी लगाने का काम दूसरी तरफ कर रहे थे कि जब तालिबान आ जाएगा तो कैसे अपने आप को बचाएंगे। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो एक शॉर्ट साइटेडनेस या ब्लाइंड साइटेडनेस भी कह सकते हैं कि अपने पैर पर जो कुल्हाड़ी मारने का जो काम है वो उन्होंने शुरू से किया है,
और जाहिर है कि इस तरीके की दोहरी और विरोधाभासी नीतियों का जो परिणाम है वो ये है कि आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो संबंध हैं वो खराब हो गए हैं। लेकिन जहां तक डूडन लाइन का प्रश्न है, तालिबान की सरकार भी इसे मान्यता नहीं देती है। अब तक किसी भी अफगानिस्तान की सरकार ने डूडन लाइन को मान्यता नहीं दी है, क्योंकि वो मानते हैं कि इसके माध्यम से ये जो पश्तून आबादी है उसको डिवाइड करने की जो साजिशें हैं वो की जाती हैं। और पश्तूनों का देखिए, पाकिस्तान में जो पश्तून आबादी सबसे ज्यादा है, उसके बाद अफगानिस्तान में ये पश्तून लोग रहते हैं, और दोनों के बीच के जो कस्टम्स, ट्रेडिशन, भाषा, बोली, सभ्यता, संस्कृति सब इतना ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड है, ये क्लोजली इनका आपस में कोलैबोरेशन इतना गहरा रहता है कि इसके बीच में यदि कोई दरार डालने की अगर कोशिश करेगा तो जाहिर है कि उसको ये पश्तून आबादी बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, एक तो पश्तूनों के साथ पहले वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उनके अंदर इस बात की भी आशंका है कि यदि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो पश्तून एक हो गए तो वो जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट चल रहा है, वो स्वतंत्र पश्तूनिस्तान की जो मांग चल रही है वो कहीं साकार ना हो जाए, कहीं पश्तूनिस्तान बन ना जाए। और ये बात सच्चाई है कि पाकिस्तान में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट चल रहा है, वो स्वतंत्र पश्तूनिस्तान की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो पाकिस्तानी हुक्मरान हैं वो उनके साथ सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, उनके साथ भी वैसे ही बर्ताव कर रहे हैं जैसे बलूचों के साथ कर रहे हैं, जैसे सिंधियों के साथ कर रहे हैं, जैसे कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं। तो ये जो पश्तून आबादी की जो असुरक्षा है उसको किसने क्रिएट किया? ये पाकिस्तान के हुक्मरानों का ही क्रिएशन है। और इसी वजह से ये जो पूरी सिचुएशन आप अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे आप देख रहे हैं, इसके लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। जब तक पाकिस्तान अपनी आंतरिक नीतियों में बदलाव नहीं लाता, अपनी सोच में बदलाव नहीं लाता, अपने जो पश्तून आबादी है उसके साथ वो बेहतर ट्रीटमेंट करना शुरू नहीं करता, जो अनेक अफगान शरणार्थी हैं, जो पश्तून आबादी जो वॉर्स की वजह से भाग करके पाकिस्तान आ गई थी, उनको आप कह रहे हैं कि आप डेडलाइन सेट कर देते हैं कि आप इस तारीख तक वापस चले जाओ, नहीं तो आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, अनेक तरीके की उनके ऊपर जो अफगान शरणार्थियों के ऊपर भी आप अत्याचार कर रहे हैं, जो कि तालिबान पसंद नहीं करता है। अगर आप डिपोर्ट कर ही रहे हैं अफगान शरणार्थियों को तो एक रिस्पेक्टेबल डिपोर्टेशन हो सकता है, लेकिन उसको भी कई बार ये करने से मना करते हैं। और उसके बाद जाहिर है कि ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो चैलेंज है वो मैं मानता हूं आशीष जी कि वो पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो खड़ा किया गया भस्मासुर है वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जो है खतरा है। और ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जैसा मैंने कहा, उसकी मंशा सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक सीमित नहीं है, सिर्फ पश्तून आबादी तक सीमित नहीं है जी, पूरे पाकिस्तान में। लेकिन संजीव श्रीवास्तव सर, एक सवाल यह भी उठता है कि अगर टीटीपी के हमले पाकिस्तान में होते हैं तो फिर इस समझौते का क्या होगा? देखिए, टीटीपी के हमले मेरे असेसमेंट के मुताबिक आगे आने वाले समय में भी होंगे, और क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जो ये पूरे पाकिस्तान के तालिबानाइजेशन की जो मंशा है वो बहुत पुरानी है। और काबुल की सत्ता पर जब से तालिबान आया है तब से ये इम्बोल्डेंड हो गए हैं, ये जेलों से आजाद हो गए हैं। अब अमेरिका और नेटो की फोर्सेस जब तक थी तब तक तो उन्होंने उसको पकड़ करके जेलों में बंद कर रखा था, वो जाहिर है कि वो फ्री नहीं थे। लेकिन जैसे ही तालिबान ने काबुल पर टेक ओवर किया, सारे जेलों के दरवाजे उनके लिए खुल गए और फिर उन्होंने सीधा खैबर पख्तूनख्वा की तरफ रुख किया और पाकिस्तान के विरुद्ध एक हमले करना शुरू कर दिया है। और जिस तरीके से पाकिस्तान अभी पश्तूनों के साथ ट्रीटमेंट कर रहा है, जिस तरीके से अफगानिस्तान की सरकार के साथ उसका टकराव और युद्ध की स्थिति में है, ऐसे में तो टीटीपी और भी बड़े हमले करेगा। मैं तो ये मानता हूं कि ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो खतरा है वो तालिबान की सरकार से ज्यादा बड़ा वो खतरे पैदा करेंगे। और आप जानते हैं कि टीटीपी किस तरीके के हमले करता है, सुसाइड जो बॉम्बिंग जिस तरह से वो करता है, वही देखा हमने पाकिस्तान में कि 2 सुसाइड बॉम्बर थे जिन्होंने ये हमले को अंजाम दिया। और ये वही टीटीपी है जिसने की आर्मी के पेशावर के जो आर्मी स्कूल पर 2014 में हमला किया था। और टीटीपी की जो टैक्टिक्स हैं आशीष जी, वो सीधा सीधा पाकिस्तान की आर्मी को निशाना बनाते हैं। वो आम लोगों को ज्यादा हताहत नहीं करना चाहते, उनका लक्ष्य सीधा सीधा पाकिस्तान की सेना को, वहां की पुलिस फोर्सेस को निशाना बनाने का होता है। और उन्होंने ये बहुत पहले से ये कार्य किया था। 2014 में जैसे बताया कि आर्मी के स्कूल, जो पेशावर का आर्मी स्कूल था, उसके ऊपर हमला किया था, मासूम बच्चों को भी निर्दयता से मारा था। मलाला यूसुफजाई जो एक प्रगतिशील विचारों की रखने वाली एक महिला थी, उनके ऊपर भी टीटीपी ने हमले किए थे। तो टीटीपी का जो चैलेंज है ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को यदि इस बात का कभी ये
उनके अंदर भ्रम रहा हो कि पाकिस्तान में हम कितनी भी सेकेंडरी नीतियां, सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते रहें, आतंकियों को पालते रहें, हमारी स्किन को कुछ नहीं होगा, हमको कोई टच नहीं कर सकता, हम अपनी आलिशान ऐशो आराम वाली जिंदगी आराम से बिताते रहेंगे, तो वो दिन बीत गए। अब टीटीपी सीधा सीधा पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाने के लिए बड़े से बड़े हमले कर रहा है, आगे भी ये करते रहेंगे। और देखने वाली बात इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि जो टीटीपी के जो टैक्टिक्स हैं, वही टैक्टिक्स अब बीएलए और बीएलएफ भी अख्तियार कर रहे हैं। वो जाफर एक्सप्रेस को उन्होंने जो हाईजैक किया और उसके बाद आर्मी के काफिलों पर बलूचिस्तान में जो हमले हो रहे हैं, वो भी टीटीपी की टैक्टिक्स हैं, जिसको कि बीएलए बीएलएफ ने सीख लिया है। तो ये जो पाकिस्तान के द्वारा जो आतंक को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करने की जो उनकी भस्मासुरी नीति है, वो आज उनको जला रही है और उनके लिए हर तरफ से चुनौतियां पैदा कर रही है। चुनौतियां जो है वो बढ़ती जा रही है। इसको यदि उन्हें डील करना है तो सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना होगा, अपनी सफाई करनी होगी और अपने आप को सुधारना होगा, जैसा कि माथुर सर कह रहे थे। और मैं भी मानता हूं कि अल्टीमेटली ये पाकिस्तान को खुद करना होगा। कतर आ जाए, सऊदी अरबिया आ जाए, उससे टैक्टिकली थोड़ा विश्वास यहाँ पर जीतना होगा, पख्तूनों का विश्वास जीतना होगा। इस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं हुसैन जावेद साहब से। हुसैन जावेद साहब, यहाँ पर पख्तूनों का विश्वास जीतना होगा, लेकिन आपके ही मुल्क के कुछ मंत्री हैं, ख्वाजा आसिफ का ही मैं बात कर रहा हूं, कल मैं एक बयान उनका पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि करोड़ों अफगानी जो हैं वो यहाँ क्या कर रहे हैं, इन सबको इनके मुल्क में वापस भेज देना चाहिए, यहां से वापस चले जाए। तो इस तरह तो असंतोष बढ़ता जाएगा। जी शीश, सबसे पहले तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जितना टाइम आपने संजीव जी को दिया ना, मुझे उसका आधा टाइम दें जरूर, ताकि ये सब मैंने शुरुआत भी आपके साथ की हुसैन जावेद साहब, मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं, मैं सबको पूरा टाइम देता हूं। जी जी, देखें, आपके सवाल का जवाब तो ये सबसे पहले कि ख्वाजा आसिफ ने ये नहीं कहा कि करोड़ों अफगान जो यहाँ पे रह रहे हैं वो जाए, इतनी तो उनकी आबादी नहीं। 40 लाख आए थे यहाँ पे, जिसमें से 14 लाख को हमने वापस अफगानिस्तान में भेज दिया। तकरीबन 25-26 लाख हैं जो अभी भी हमारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रह रहे हैं। लेकिन जो हालात बने हैं, और एक टाइम आता है कि हम कब तक इनका बोझ उठाएं। हमने इनके लिए अपनी जमीन खोल दी, अपने कारोबार खोल दिए, और मतलब इन्होंने यहाँ पे अपनी जायदादें बना ली, लेकिन कभी भी हमने इनके मुंह से कोई ग्रेटिट्यूड सुना नहीं। बस अब ये इस चीज को अपना हक समझते रहे कि हमें तो यहाँ पे आना ही था, हमें तो शेल्टर मिलना ही था, मतलब ये तो जैसे हमारा हक था। तो ये इनका जो एटीट्यूड रहा है ना, और फिर सबसे बढ़ के जो इसमें ऐसे अफगान थे जो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि गरीब थे, उन्होंने दहशतगर्दी का रास्ता चुना। और कितने ही अटैक हुए हैं पिछले 15 सालों में हमारे मुल्क के अंदर, जहां पे चाहे वो सुसाइड बॉम्बर को ले लें या वैसे अगर आप किसी आतंकवादी को ले लें, वो कोई अफगान ही निकला है। ये सब बातें हमारे पास रिकॉर्ड पे। तो अब हमारी स्टेट ने कहा है एनफ इज एनफ, इनका जो मुल्क था वो आजाद हो गया इनके हिसाब से, ना वहां पे अमेरिकन है, ना वहां पे रूस है, तो इनको वहां पर भेजा जाए, जिस मुल्क के लोग हैं वो इनका बोझ उठाएं। तो मैं समझता हूँ हमारी पॉलिसी इनके हिसाब से तो सही है। संजीव जी को जो मैंने सुना इसमें, तो मैं यही कहूंगा इसमें कि देखें, बात ये कि आप शायद हमारे यहाँ की जो पख्तून आबादी है, पख्तून बेल्ट है, उसको शायद आप सही समझे नहीं है। हमारे पख्तून जो है ना, वो कोई ऐसे नहीं है कि बिल्कुल उनको एक साइड पे लगा दिया गया है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है, हमारी सियासत का, हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारी फौज के अंदर पख्तून आर्मी चीफ रहे हैं। तो ये कोई ऐसा तबका नहीं रहा है जिसको बिल्कुल दीवार से लगाया गया। ये बहुत ज्यादा वाइब्रेंट भी है और उनका अपना एक मजबूत किस्म का वजूद है। दूसरा ये कि मैं ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ जो पख्तून आबादी जो ज्यादातर KPK की है, इनकी कभी कोई जज्बाती एफिलेशन अफगानिस्तान से राइट फ्रॉम 1947 नहीं रही है कि असल वतन तो वही था, ये जो बीच में एक सरहद है जिसको डेरुन लाइन कहते हैं, ये बिल्कुल आर्जी है और हमें अपने भाइयों से मिलना है, इनमें कोई ख्वाहिश नहीं है। ये अव्वल आखिर अपने आप को पाकिस्तानी मानते हैं और अफगान को एक हमसाये के तौर पे देखते हैं। ये ठीक है कि आपस में रिश्तेदारियां भी हैं, आपस में शादियां भी करते हैं, क्योंकि मोरलेस कल्चर एक है। लेकिन जो इनमें एक फर्क है पाकिस्तानियत का और अफगान कौमियत का, वो अपनी जगह मौजूद है। फिर एक और बात, ड्यूरन लाइन पे बहुत ज्यादा बात हुई है आज, तो मैं उस पर एक चीज आपको वाजे कर दूं। अगर आप हिस्ट्री को देखें तो जब से सोवियत ऑक्यूपेशन हुई 1979 से, उससे पहले ये इशू अक्सर उठा करता था। सरदार दाऊद के दौर में, जाहिर शाह के दौर में,
ये चीज हमेशा थी कि ये एक मुद्दा है, लेकिन जब से वहां पे नजीबुल्लाह की हुकूमत आई, उसके बाद हमने देखा कि 96 में तालिबान आते हैं, मुल्ला उमर वाले, और फिर हामिद करजई का दौर, अशरफ गनी का दौर, अब दोबारा ये। किसी काबुल हुकूमत ने 1979 के बाद शिद्दत से पाकिस्तान के साथ इसको एजेंडे पे रखा ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है अब इसका कोई फायदा नहीं रह गया। अब ये कहना कि ये तो हमने दोबारा से क्लेम करना है, हमारी जमीन है, ये आई थिंक एक सपना तो हो सकता है जो आपकी जुबान में कहता है, कल्पना तो हो सकती है, हकीकत से आज इसका कोई ताल्लुक नहीं, कोई जज्बाती वापसी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं हुसैन जावेद साहब की डुरंड लाइन पर कोई बातचीत होगी नहीं कभी भी अफगानिस्तान के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। मतलब आप एकदम देख नहीं? लें, अभी तो हाँ, एकदम नहीं। अच्छा, किसी भी तरीके से कोई बातचीत नहीं होगी भविष्य में? देखिए सुने, हम इसको मुद्दा नहीं मानते ना, उसकी ये वजह, हम अगर इस्लामाबाद का इसमें लें मौकिफ, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ फैक्ट के साथ कि 1979 के बाद किसी अफगान हुकूमत ने हमारे साथ ये मुद्दा उठाया ही नहीं है। और सबसे बढ़ के इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि देखें, ये मुद्दा हल हो रहा था 1970 मार्च 1978 में, आई गेस, जब जनरल ज़िया थे हमारे यहाँ पे और अफगानिस्तान के सरदार दाऊद थे। उस टाइम सरदार दाऊद ने पहले लाहौर का विजिट किया था, जो बहुत ज्यादा कॉर्डियल रहा था। तो वहां पे जो थे दाऊद साहब, उन्होंने ज़िया साहब को ऑफर की थी कि हम आज ऐलान कर सकते हैं कि जो सरहद हमारी है इसी को हम अपना परमानेंट बॉर्डर मान ले। तो यहां तक इत्तेफाक हो गया था, लेकिन बाद में ज़िया ने कहा कि नहीं, मैं पहले काबुल आऊंगा और वहां पे हम इस बात का ऐलान करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से सरदार दाऊद की हत्या हो गई और उसके बाद अफगानिस्तान के हालात जो थे बदल गए। तो ये अफगानियों के लिए जो है ना, कोई इतना जज्बाती मुद्दा नहीं है, और ना इसको पिछले 40 साल से अफगान हुकूमतों ने उठाया है, और हम तो इसको कोई मुद्दा ही नहीं समझते हैं कि इस पे बात हो। एक बात इसमें आखिरी बात है, ये जो एजेंडा आज वहां पे आपने देखा है कि दोहा टॉक्स हुई है, उनमें भी उठा होगा, इस्तांबुल में 25 अक्टूबर को टॉक्स होनी है, उसमें सारी बात एक मुद्दे पर हो रही है, टीटीपी के ऊपर, सिर्फ टीटीपी। हमें काबुल हुकूमत से कोई शिकायत नहीं, बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है। ठीक है। तालिबान संजू श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे थे आपकी बात पर, उसके बाद मैं फिर मेजर जनरल अनुज माथुर जी के पास आना चाहूंगा। संजू जी, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे, फिर अनुज माथुर सर मैं आपके पास आऊंगा, फिर देवनाथ सर। मैंने हुसैन जावेद साहब की बात सुनी, लेकिन उनका ये कहना कि जो पश्तून आबादी है उसके अंदर कोई असंतोष नहीं है, वो बिल्कुल पाकिस्तान के मिनिस्ट्री में बिल्कुल रचे बसे हैं। ठीक है, आपके पश्तून जो है आर्मी चीफ भी रहे होंगे, कई महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारी भी होंगे, नेता भी रहे होंगे, लेकिन ये भी एक सच है कि पाकिस्तान में एक बहुत ही स्ट्रांग पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट भी चल रहा है। पश्तून अपने आप को सुरक्षित क्यों नहीं महसूस कर रहा है? पश्तून के अंदर असुरक्षा क्यों है? वो तहफ़्फ़ुज़ की बात क्यों कर रहा है? वो जो है इस बात को लेकर कि क्यों आशंकित रहता है कि हमारे जो अफगानिस्तान के जो हमारे भाई बहन रिश्तेदार जो हमने शादियां कर रखी हैं, हमारे तमाम जो क्लोज रिलेटिव्स रहते हैं, उनसे हमको अलग कर दिया जाएगा, उनको जाने नहीं दिया जाएगा। समय समय पे आप कभी तोरखम बॉर्डर बंद कर देते हैं, कभी कोई बॉर्डर बंद कर देते हैं, हर तरीके की उनके ऊपर पाबंदियां लगाते हैं, क्योंकि आप यदि माने चाहे ना माने, लेकिन आपके हुक्मरानों के अंदर इस बात की आशंका रहती है कि कहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो पश्तून आबादी है वो एक ना हो जाए, कहीं उनके अंदर कोई ज्यादा क्लोजनेस, कनेक्टेडनेस ना हो जाए, और कहीं ये जो पश्तूनिस्तान की जो मांग चलती है वो उसको कहीं ज्यादा एक बड़ा शक्ति, उसको उस मांग को कहीं बड़ा सपोर्ट ना मिल जाए। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, इन आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए आप उनको डिवाइड करने की साजिश रचते हैं। उनको बाढ़ लगाने का जो काम आपने किया वो पश्तून आबादियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, तालिबान को भी पसंद नहीं है, टीटीपी को तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है वो पाकिस्तान हुक्मरानों को अपने आप को विचार करना होगा। आप सभी को इस बात का विचार करना होगा कि पश्तूनों के साथ, जो कि इतनी सिग्निफिकेंट आबादी आपके राष्ट्र में है, उनके साथ आप कैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जो अफगान शरणार्थियों के साथ जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो भी पश्तूनों को पसंद नहीं आता है। वो उनके ही अपने क्लोज लोग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो उनके रिश्तेदार होंगे और आप उसको भगा रहे हैं, उनको आप डेडलाइन सेट करके और उसके बाद ट्रकों में और बसों में हर तरीके से करके उनको आप सख्ती का इस्तेमाल करते हुए बाई फोर्स उसको वापस भेज रहे हैं। ये बिल्कुल भी उचित तरीका नहीं है, और पश्तूनों का जो असंतोष है उसको आपको समझना होगा। यदि लेकिन आप इसमें अगर डिनाई करेंगे कि नहीं, पश्तूनों के अंदर कोई असंतोष नहीं है, पाकिस्तानी पश्तून अलग है, अफगानी पश्तून अलग हैं, तो फिर ये डिनायल का जो आपका जो एक रवैया रहता है वो फिर से आपको उस फ्रंट पर, वेस्टर्न फ्रंट पर भी आपके लिए संकट पैदा कर रहा है। और ये जो डिनायल
सच्चाई को न स्वीकार करना और उसको एड्रेस न करना, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी समस्या रही है। और दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, हम भी ये कहते हैं आप आतंकी भेजते हैं तो तुरंत आप डिनाई कर जाते हैं कि हमने आतंकी नहीं भेजा है। उसी तरीके से आप ये भी अब डिनाई कर रहे हैं कि पश्तूनों के अंदर कोई असंतोष नहीं है। और पश्तूनों के अंदर असंतोष ना होता तो ये पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट क्यों चल रहा होता? क्यों उसके तमाम लीडर्स, इतने प्रोमिनेंट लीडर्स हैं आपके यहाँ जो समय समय पर पश्तूनों के ऊपर अत्याचारों की आवाज उठाते हैं। आपकी संसद में भी कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो कि असेंबली में जो किस तरीके की बातें उठाते हैं कि पश्तूनों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। जी। तो आप किस आधार पे ये कह रहे हैं कि पश्तून बिल्कुल खुश है, पश्तूनों बिल्कुल के खुश है, अंदर कोई बिल्कुल संतोष ठीक नहीं है। है? इस यूके बात को आपको ठीक है। स्वीकारना पड़ेगा। अनुज तब माथुर जाकर के सर, अनुज समस्या माथुर को, सर कुछ कह रहे थे, अब ठीक समय की भी तरीके से आप कमी है। एड्रेस कर संजू भाई, समय की भी कमी है। अनुज माथुर जी, देखिए, मेरे को थोड़ा सा इतिहास रिपीट करना पड़ेगा। ये समस्या थोड़ी पुरानी है। पार्टीशन के टाइम पर भी खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी कहते थे, वो उनका इनिशियल आइडिया ये था कि भारत एक यूनाइटेड सेक्युलर कंट्री रहे। और उसके बाद जब भारत से उनका डिवीजन होना तय हो गया, तब उन्होंने पाकिस्तान में शामिल नहीं होने का फैसला लिया था। और उस समय 1947 में उन्होंने इंडिपेंडेंट पश्तूनिस्तान की मांग करी थी। तो ये जो जज्बा है और ये जो डिमांड है, ये कोई नई नहीं है। ये जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है, सबसे पश्तूनिस्तान की डिमांड चल रही है। और मेरा ये मानना है कि जब तक इनकी जो समस्या है और ड्यूरन लाइन का जो इशू है, उसको फाइनली रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का पूर्ण शांति मेरे को वहां पर स्थापित होते हुए नजर नहीं आ रही है। इनको ये मानने की आवश्यकता है। आशीष, ठीक है। यूके देवना सर, एक रिएक्शन आपका, उसके बाद में हुसैन जावेद साहब आपसे लेता हूं। आशीष जी, हम सीज फायर की बात कर रहे थे। फिलहाल सबसे बड़ी चीज है कि सीज फायर जो है जमीन पर इंप्लीमेंट होना चाहिए, हवा में इंप्लीमेंट होना चाहिए। जाहिर बात है, टीटीपी वहां से हमला करेगा, पाकिस्तान की जो फौजी हैं, चाहे रेंजर्स हो, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी है, उनको रोकने की कोशिश करेंगी। ये तो नॉर्मल पैटर्न है। लेकिन असली चीज जहां पे एस्केलेशन जो है, मैट्रिक्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो तब है जब पाकिस्तान की हुक्मरान, यानी मेरे ख्याल से उनकी फौज डिसाइड करती है कि हम हमारी एयरफोर्स को भेजकर काबुल तक, कंधार तक चले जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात जो अभी मलेशिया, कतार, मिस्र और तुर्की को करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की एयरफोर्स का इस्तेमाल डूरन लाइन के उस तरफ ना करें। सिर्फ जमीनी फौज का इस्तेमाल करते हुए डूरन लाइन को होल्ड करें। बस इसी से आप देखेंगे 50% टेंशन कम हो जाएगा। ठीक है। हुसैन जावेद साहब, आप कुछ कह रहे थे। जी, सिर्फ एक लाइन में कहूंगा कि देवनाथ जी ने सही कहा, बिल्कुल कि सीज फायर पे फोकस होना चाहिए और ये जमीन पर दिखाई देना चाहिए। लेकिन वही बात है कि आजकल इंटरवेंशन के अंदाज चेंज हो गए, एयरफोर्स का तरीका ज्यादा आसान होता है, नुकसान कम होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। और एक बात मैं माथुर साहब का दूंगा जवाब कि आपने खान अब्दुल गफ्फार खान की बात की, उनकी पार्टी एएनपी जो है ना, वो अब हमारे आइन के तहत इलेक्शन में हिस्सा लेती है, उनकी हुकूमत भी बन चुकी है और उनका भी पख्तूनिस्तान का कोई एजेंडा नहीं है। ठीक है। अनुज माथुर साहब, जवाब दे दीजिएगा प्लीज। नहीं, मैं इसके एजेंडे की बात नहीं कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि ये जो इशू है पख्तून का, ये डीप रूटेड है। पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट होने के टाइम से ये जो पश्तूनिस्तान का इशू है वो रहेगा। और जब तक आप इसके फंडामेंटल्स को एड्रेस नहीं करेंगे, ये मुझे नहीं लगता इसका कुछ हो पाएगा। और अगर आप आशीष मुझे इजाजत दें तो थोड़ा टक करके मैं एक चीज करना चाहता हूं, देवनाथ साहब को और पूरे देश को इस बात की मुबारकबाद देना चाहता हूं कि भारतीय वायुसेना अब दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना असेस की गई है। चाइना से आगे निकल गए हम लोग। यूके देवनाथ साहब, आपको भी बधाई, पूरे देश को बधाई। और ये जानकारी मुझे लग रहा है कि आपके जरिए आनी चाहिए थी। अनुज माथुर सर ने ये जानकारी दी। धन्यवाद। देखिए, मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूं, अपने एक्सपीरियंस से फाइटर पायलट था, 34 साल एयरफोर्स में था, मिग 23 उड़ाया। हम कुछ भी कह लें, चाहे ये सब थ्योरेटिकल स्टडीज हैं। चाइना की एयरफोर्स जो है वो दावा करती है ऑफिशियली कि उनके पास 66 फाइटर स्क्वाड्रन है। अनकंफर्म्ड सोर्सेस, CIA बोलती है कि उनके पास 100 फाइटर स्क्वाड्रन है। और आज की तारीख में इंडियन एयरफोर्स में 29 फाइटर स्क्वाड्रन है। हमारे 5 जगुआर स्क्वाड्रन अगले 8 साल में रिटायर हो रहे हैं। हमारे 3 मिराज 2000 स्क्वाड्रन 2035 तक रिटायर हो रहे हैं। और हमारे मिग 29 के 4 स्क्वाड्रन
2032 तक आउट ऑफ एयरफोर्स जा रहे हैं, यानी 12 स्क्वाड्रन हमारे रिटायर हो रहे हैं 2035 से पहले, और ड्राइंग बोर्ड पर कुछ नहीं है। जी ठीक है, फाइनल कमेंट 30 सेकंड सबको दूंगा। हुसैन जावेद साहब 30 सेकंड आपको, 30 सेकंड बस, क्योंकि 2 मिनट का समय बचा है। देवनाथ जी की जो ऑनेस्टी है मैं हमेशा से उसका कायल रहा हूं, और वो यही कह रहे हैं कि बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैं इसमें यही कहूंगा कि मैं उनके लिए बेस्ट विशेस इसमें कहूंगा। ठीक है, संजीव श्रीवास्तव सर 30 सेकंड। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं उनको सिर्फ पंजाब के ऊपर ही जो है फोकस नहीं होना चाहिए, बल्कि अन्य जो आइडेंटिटीज हैं, चाहे वो इथनिक आइडेंटिटीज हो या रिलीजियस आइडेंटिटीज हो, सबको एक बराबर का दर्जा, बराबर का सम्मान, उनके जो अधिकार हैं, जो उनके जो इश्यूज हैं, सबको एड्रेस करने की जरूरत है। जो रियल इश्यूज हैं उसको एड्रेस करने की जरूरत है। यदि पाकिस्तान ऐसा करता है तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, लेकिन यदि पाकिस्तान ने पुरानी नीतियां जारी रखी तो ये पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में काफी जो बड़ी से बड़ी चुनौतियां ये पैदा करेगा, जो कि आप देख ही रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, यूके देवनाथ सर 30 सेकंड। उम्मीद कर रहा हूं इस बार कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीज फायर कायम रहेगा। सबसे बड़ी बात है, दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा करके बातचीत के टेबल पर बैठेंगे। ठीक है, पुलिस कार्रवाई कर सकते हैं बॉर्डर पर, लेकिन एयरफोर्स का इस्तेमाल ना करें। जी ठीक है, अनु सर 30 सेकंड फाइनल। आशीष, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान की, जैसा कि संजीव जी ने कहा, कि वो ये है कि उनको अपने देश में आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देने के लिए कोई निर्णायक कदम उठाने पड़ेंगे, और जिनको जब तक वो निर्णायक कदम नहीं उठाए जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि वहां पर किसी प्रकार की पूर्ण शांति आने की संभावना है। अफगान बॉर्डर पे शांति कुछ समय के लिए अनस्टेबल फ्रेजाइल पीस आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके अंदर जो कार्रवाइयां चल रही हैं, चाहे वो केपीके हो, चाहे वो बलोचिस्तान हो, चाहे वो पीओजे के हो, गिलगित बाल्टिस्तान हो, उनको भी देखने की आवश्यकता है। उनको भी देखने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने अपना कीमती समय दिया। हुसैन जावेद साहब, संजीव श्रीवास्तव जी, यूके देवनाथ जी और मेजर जनरल अनुज माथुर जी। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीज फायर अस्थायी हुआ है, कि क्या वो स्थायी सीज फायर हो पाएगा या नहीं। न्यूज बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का हो गया है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप लाइव